गुलाबपुरा भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल रिजल्ट आने से पूर्व धन्यवाद सभा के लिए पहुंचे गुलाबपुरा। भाजपा ग्रामीण व नगर मंडल का कार्यक्रम पारिक होटल में हुआ। वहीं शहर के देवनारायण मंदिर में पूर्व पालिकाध्यक्ष धनराज गुर्जर के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मतदान समाप्ति के बाद मतदाताओं का आभार व्यक्त करने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर है और मतदाताओं का आभार व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है। वही प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल रिजल्ट से पूर्व धन्यवाद सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राजमार्ग स्थित पारिक होटल पर पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मोदी के टर्म 3 में होने वाले कार्यों का उल्लेख किया। वही गुलाबपुरा स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने क्षेत्र से कमल खिलाने की बात कहते हुए हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू बताया। वही जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा, परिश्रम व समर्पण में कोई कमी नहीं होती है। दोनों ही स्थितियों में भाजपा का कार्यकर्ता अभिनंदन योग्य है। उम्मीदवार होने के नाते लोकसभा क्षेत्र में आभार व्यक्त करने पहुंचा हूं। प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने अपने संबोधन में कुछ राजनेताओं को पार्टी को अपनी जेब में समझने की बात कही। उनका वहीं पर अंत हो जाता है। भाजपा वैचारिक पार्टी है। भाजपा में जो व्यक्ति विचारधारा के साथ जुड़ा रहता है उसे हमेशा आगे बढ़ने का अवसर अवश्य मिलता है। इसका ताज़ा उदाहरण मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहे हैं। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता कैमरे की नज़र में है, इसलिए देश में प्रदेश में संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे लाने का दौर चल रहा है। दामोदर अग्रवाल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में अच्छे कानून बनेंगे व कहा कि लोकतंत्र में जन आधार व जन भावनाओं पर फैसला लेना निर्वाचित सरकार का नैतिक कर्तव्य है। मोदी के तीसरे टर्म में पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता कानून आने की बात कही। वही 4 पत्नी व 40 बच्चों से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वालों पर सख्त कानून लागू होगा। आज इस दौरान पारिक होटल में आसीन भाजपा विधायक जबर सिंह सांखला, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हनुमत सिंह राठौर व देवनारायण मंदिर में पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर मौजूद रहे। वही भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पार्षद का जो भी चुनाव पार्टी के सिंबल पर होते हैं, यही कार्यकर्ता भागदौड़ करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैंने कहा भाई रिजल्ट जो भी हो, हमारे कार्यकर्ता के प्रयत्न में कोई कमी नहीं है। हार जीत तो ईश्वर के अधीन है, मेरे भाग्य में है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने तो दोनों परिस्थिति में वही काम किया जो इनको करना चाहिए। चेतना युक्त कार्यकर्ता हूं। अवसर उससे प्राप्त होना चाहिए जिन्होंने अधिक परिश्रम किया, अधिक अच्छा परिणाम दिया। अब परिणाम केवल इस टीम के कारण ही आया ऐसा भी नहीं। समर में अपनी भूमिका को निभाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तेज गति से, द्रुत गति से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। अटल जी ने एक बात कही थी, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भाग्यशाली है भारत का एक भाग्योदय, भारत का एक पुनरोदय, भारत का एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निखरता स्वरूप, गरीब कल्याण का एक दौर और सशक्त भारत की ये छवि आप हम सब इन्हीं आंखों से अपने कार्यकाल में देख रहे हैं। और इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस विचारधारा को जाता है जिसने 1925 में राष्ट्रवाद का ये बीज बोया। और ये श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, और श्रेय जाता है नरेंद्र भाई मोदी जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व और नेतृत्व को, जो हिंदुस्तान की आवाम की सैकड़ों करोड़ लोगों की इच्छा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम बड़े कौज और बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा दिल दिमाग भी बड़ा रखें और हम सब मिलकर आने वाली चुनौती का मुकाबला करके, कांग्रेस को परास्त करके, हिंदुस्तान में जो राष्ट्रवाद का
सनातन का झंडा बुलंद हुआ है। इस झंडे को और दिग दिगंतर तक ऊंचा करने के लिए प्राणपण से जुटे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भारतीय जनता पार्टी के हमारे भिलवाड़ा के प्रत्याशी उपाध्यक्ष सम्मानित तेजवीर सिंह जी वकील साहब, हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय गुरुदेव सम्माननीय कृष्ण गोपाल जी, जिनका हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ, जैसे हमारे प्रत्याशी सम्माननीय दामोदर जी अग्रवाल का। मैं अग्रवाल, आपके बारे में हम सब लोग जानते हैं। आप हम सब लोगों ने भी चुनाव में मेहनत की पराकाष्ठा की है। के अंदर मैं गुजरात में कई जगह उनके साथ में रहा। इनके काम करने की शैली, इनका सानिध्य और 50 सालों की पार्टी के लिए इन्होंने जो कड़ी मेहनत की, इसी का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी ने जब फाइनल हो रहे थे, उनके शब्द थे कि दामोदर जी को देश के अग्रवाल साहब ने नागपुर में 1 महीने तक एक रूम के अंदर आरएसएस का तृतीय वर्ष इन्होंने साथ में किया। कितनी बड़ी घनिष्ठता नरेंद्र मोदी जी की इनकी होगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ आप भी प्रदेश के महामंत्री और हमारे भजन लाल जी भी महामंत्री, आप एक साथ बैठकर पूरे प्रदेश का संगठन का आपने काम किया। आपकी इतनी बड़ी घनिष्ठता है और आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक महामंत्री जो तो हमारे मुख्यमंत्री बन गए भजन लाल जी, एक महामंत्री जो दिया कुमारी जी थी वो उप मुख्यमंत्री बन गई, एक महामंत्री 7 दिन रहे ओम जी बढ़ाना और 8वें दिन वो भी मंत्री का दर्जा लेके आ गए, और एक महामंत्री हमारे दामोदर जी अग्रवाल जिनको टिकट मिला, निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी की टीम में मंत्री बन के अच्छा। दामोदर जी भाई साहब की शैली, उनका काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हो, और आप भरोसा और विश्वास रखना। हमारे मन में भी, सब लोगों के मन में काफी इस क्षेत्र के लिए उम्मीदें हैं कि हमारे यहाँ पर कई चीजें हैं जिससे हमारे यहाँ पर हम वंचित हैं, चाहे रेल की का मकाम हो, चाहे रोडवेजों का हो, चाहे और यहाँ की कई तरह की समस्या हमारी है। मगर हम 4 तारीख के बाद हम पुणे आदरणीय दामोदर जी भाई साहब को यहाँ पर बुलाएंगे। मगर दामोदर जी भाई साहब ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया, जब चुनाव होते हैं, 2 मिनट रुक जा भैया, एक बार भाई साहब के पास रोड की बात, जब चुनाव होते हैं और जब चुनाव का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद भी अपने नेताओं को देखने के लिए कार्यकर्ता तरसते हैं कि हमने जिनको वोट दिया वो नेता हमारे बीच में आएगा। मगर ऐसा उदाहरण, ऐसा आदर्श आपने राजस्थान की, हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर स्थापित करने का काम किया कि जब वोट पड़े, वोट पड़ने के पहले आप जनसंपर्क के लिए आए, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, 450 पंचायतें हैं, हर जगह जाना इनका संभव नहीं था। मगर उसके बाद वोट पड़ते ही उनको पार्टी ने आपके हैदराबाद में लगाया। आप 13 दिन तक वहां पर रहे और आते ही पहले उन्होंने पूरे भिलवाड़ा जिले के हर विधानसभा में, मंडल में जाकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का, चुनाव के रिजल्ट के पहले
ये ऐसा आदर्श स्थापित किसी ने किया तो हमारे आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब ने किया। इनके सम्मान की बात है और हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर ऐसे 4-5 नेताओं का नाम उदाहरण के लिए आता है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए चट्टान की तरह, चीन की दीवार के लिए तरह यदि सम्मान के लिए कोई खड़ा रहता है, उनमें से 5-6 नाम आते हैं, जिनमें से एक नाम हमारे दामोदर जी अग्रवाल साहब का आता है कि कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं। मेरे को 24 साल से आदरणीय दामोदर जी भाई साहब के साथ इनका सानिध्य मुझे प्राप्त होता आया है। मैं दामोदर जी भाई साहब को जानता हूँ। मेरे और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के यदि कोई दुख तकलीफ आई तो हमने रात को 12 बजे भी 2 बजे भी मैं किवाड़ खिड़खिड़ाया हुआ हूँ और 2 बजे भी भाई साहब गाड़ी लेकर मेरे साथ गए हैं, हमारे दुख सुख के अंदर साथ खड़े रहे। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए दामोदर जी भाई साहब पहले कई वर्ष 50 साल से खड़े रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। आज हमारा बोलने का विषय नहीं है। मैं जितने भी यहाँ पर हमारे सभी और हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब और मंच पर विराज रहे आदरणीय भोपा जी महाराज, हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष जी महाराज श्री आदरणीय धनराज जी और इस मंच के सामने विराज रहे नगर की 2 विचारधाराओं के मध्य ये चुनाव हुआ। जिन विचारधाराओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से लेकर आज तक जो विचार को लेकर आगे बढ़ी, एक वो विचार आपके सामने था। दूसरा विचार एनडी गठबंधन का, जो इंडिया गठबंधन के नाम से चलकर आगे आया, उसका एकमात्र विचार था किस तरह भारत के टुकड़े हो, देश का विभाजन हो और एक जाति विशेष को आगे लाकर तुष्टीकरण की नीति इस देश पर कैसे लागू हो। इन 2 विचारों को लेकर इसीलिए इस धन्यवाद यात्रा में मुझे पता है कि आप सब लोगों ने के लिए पर्दे के पीछे रहकर अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आसीन विधानसभा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। धनराज जी से छोटी मोटी गलती भी हुई, मुझे पूछ लेता तो नहीं करने देता। इसने जिंदगी में एक ही गलती या एक ही काम मेरे से बिना पूछे किया और कम से कम मैं इसको दूसरी पार्टी में तो नहीं आने देता। और वहीं इससे चूक हो गई, क्योंकि इसकी छवि हिंदूवादी नेता की छवि है और जिस पार्टी में चले गए उसकी छवि थोड़ी अलग है। लेकिन गलती होती है, गलती का परिमार्जन भी होता है। मुझे ये कहना था कि पुनः भाजपा में आना है, मैं इनका इंतजार करूं, समय सब ठीक कर देता है। और ये कैसे भाजपा में आए शायद आपको भी मालूम होगा। और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में आपकी छवि बनेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय वैचारिक आंदोलन है। सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज मुझे भी 50 बरस हो गए। 45 साल पहले तो मैं यहां रहता था गुलाब था, 80 से मैं यहां था, 86-87 तक रहा था। और मैंने तो यहां का काम भी इसी विचार के लिए छोड़ा। आपको पता नहीं तेजबीसी या भारतीय मजदूर संघ का आंदोलन हुआ था। हमारे आदरणीय कृष्ण गोपाल जी खूब जानते हैं, इंद्रचंद जी टेलर की बड़ी भूमिका रही है उसमें। रही कि नहीं रही भाई साहब? इंद्र जी, अरे ये आवाज नहीं सुनोगे क्या? ये माइक भी नहीं सुनते क्या? ओके, बहुत अच्छा, आराम में मैं समझ गया। तो उस आंदोलन के कारण
राष्ट्रवादी मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के कारण मैंने यहाँ का मेरा जमा हुआ काम छोड़ा और मैं भीलवाड़ा गया। मैं भी एक सामान्य परिवार का छोटे से गांव जहाजपुर का व्यक्ति हूं। मैं किसी जाति विशेष का नेता नहीं, मेरा समाज गुजर जाट नहीं है। मैं तो वैश्य जाति से आता हूं जिसकी कोई सोशल वॉइस नहीं है, लेकिन मेरा एक दृढ़ मान्यता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप पूरी ताकत से किसी विचार के लिए लगे रहिए, एक न एक दिन परमात्मा मुस्कुराएगा और आपको जिस दिन देगा थप्पड़ फाड़ कर देगा। हमारा प्रिय है तो इसको चिंता रहेगी, भाई साहब टिकट का क्या होगा। मैंने कहा मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगा। ये मुझे कहता था भाई साहब आप थोड़ा हो, मेरे कोई चक्कर मत रह जाओ, मैं भी मुगालता में रह गई हूँ और अब आप भी अगर ठगा जाओ तो मुझे मैं कटे जाऊं। हाँ ऐसे ही बोलता था। इसने जितनी चिंता की मैं जानता हूं, इसलिए मेरे मन में इसका कितना प्रेम है ये मैं ही जानता हूं। ये बोलता था भाई साहब अब क्या होगा, मैं कहा सब ठीक होगा, समय आ रहा, चिंता मत कर। लेकिन आज के बाद पार्टी विरोधी कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं प्रदेश का महामंत्री, मैंने किस परिस्थिति में इनको पार्टी में लिया या तो ये जानता है या मैं जानता हूं। बड़े बड़े लोग दिखते थे, लेकिन जब हम कांग्रेस के लोगों को ले रहे, इधर उधर के लोगों को ले रहे, पता नहीं किस किस को ले रहे, तो हमारे व्यक्ति से अगर छोटी सी गलती हो गई तो उसकी सजा ये नहीं दे सकते कि वो जिंदगी भर पार्टी में नहीं आए। यही बात मैंने समझाई। मैंने कहा जो जन नेता है, 4-5 बार से पार्षद है, निर्विरोध पार्षद है, उसकी पत्नी पार्षद है, सभापति रहा है, उसने अपने सभापति के कार्यकाल में गुलाबपुरा का कायाकल्प किया है, गुलाबपुरा की दशा सुधारी है, 10वीं-20वीं समाज के लोगों को जमीन देकर उनके भवन निर्माण करवाए हैं, गरीब लोगों की पढ़ाई का बंदोबस्त किया है, निराश्रितों का सहारा रहा है। इसके ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं वो जनहित में, हिंदू हित में, राष्ट्र हित में, गरीब हित में लगे। इसलिए मुकदमे लगने से कोई व्यक्ति गुनहगार नहीं होता। इसकी भूमिका मेरी निगाह में पिक्चर में हीरो नहीं होता, मुकदमे उसमें भी होते हैं, लेकिन जनहित में होते हैं। इसलिए सदैव मेरा सहयोग और आशीर्वाद इसके साथ था, है और रहेगा। सबने जो काम किया मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। हमने 10 वर्ष का मोदी शासन देखा है। इस 10 वर्ष में 370, 35A, 3 तलाक, CAA, राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को सस्ते धस्ते देखा है। हमने 1000 वर्ष से 1200 वर्ष से पढ़ते आए हैं, जब हमारे मंदिर टूटे, हमारी मूर्तियां खंडित हुई, हमारी श्रद्धा केंद्रों पर चोट हुई, हमारी अंतरात्मा कराहती रही, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। आज कैसा सतयुग लौटा है जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक देवदूत ने भारत की कमान संभाली और आज हमारा सांस्कृतिक उन्नयन होकर भारत के मानबिंदु सज रहे हैं, संवर रहे हैं, हमारी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हैं। आज हिंदू आनंदित है। और आज तो आपने देखा जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरा देश टीवी और उसके ऊपर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देख रहा था। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद पर्दा हटा, उस पत्थर की मूर्ति में जो 5-6 बरस के रामलला की मूर्ति है, उनकी आंखों से भी
खुशी के, संतोष के, आशीर्वाद के आंसू बहने लगे। और मानो रामलला कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी अब विलंब ना करो, भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना करो। वो राम राज्य के दिन आए। ये मोदी 3 का कार्यकाल हिंदुस्तान के इतिहास सबसे गौरवमय स्वर्णिम कार्यकाल होगा। आज आप देख रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर का आम नागरिक हाथ में तिरंगा और नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर कह रहा है ये भूखा नंगा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमारा दमन शोषण करने वाला नहीं चाहिए, हमारे ऊपर गोलियों की बौछार करने वाला शासक नहीं चाहिए। ये गरीब, अविकसित, पिछड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पीओके कहलाता है, आज बगावत करके पुनः भारत में मिलने के लिए उत्सुक है, अपना बलिदान दे रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था, हमारा है, हम लेकर रहेंगे। और आज मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है इसी मोदी 3 के कार्यकाल में पाक अधिकृत कश्मीर पुनः पाकिस्तान के शिकंजे से हटकर अविभाज्य भारत का अंग बनेगा और हम अखंड भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। बीबियां रखेंगे, हम 40 बच्चे पैदा करेंगे। इस मानसिकता से हिंदुस्तान के भौगोलिक भूभाग पर सामाजिक संतुलन बिगाड़कर मिनी पाकिस्तान खड़ा करने वालों मानसिकता को कुचलने के लिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मोदी पार्ट 3 में आने वाला है। देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, ऐसा कहने वालों के गाल पर तमाचा मारने के लिए समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। इस कार्यकाल में आ रही है। हमारे जितने अधूरे सपने हैं कि मोदी 3 में हमारी आंखों के सामने भारत का दिव्य भव्य स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य हम सबका हो नहीं सकता। आज क्या स्थितियां हैं? कहां गए वो आतंकवादी, कहां गए वो बम फोड़ने वाले, कहां गए वो पत्थरबाज, कहां गए बात बात पर अशांति फैलाकर हिंदू समाज को डराने धमकाने वाले लोग? आज तो स्थिति बिल्कुल उलट गई। आज जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव में पिछली बार की तुलना में 22 से 25% वोटिंग ज्यादा होती है। वहां का आवाम कहता है हम मोदी युग में, मोदी राज में महफूज हैं, हम भारत के साथ हैं। जिस लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी को इन्हीं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालनी पड़ती है, एकता यात्रा निकालनी पड़ती है, और वहां तिरंगा फहराने के लिए गोलियों की बौछार के बीच नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराते हैं। आज श्रीनगर के लाल चौक में गगनचुंबी तिरंगे दिनों रात फहराते हैं। ये छोटी बात। आज पाकिस्तान के हालात क्या है? रोटी के लिए, आटे के, और हम कहां हैं? हम चांद पर हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं किसी देश के झंडे में चांद होते हैं। हमारे देश का झंडा, हमारे देश का झंडा क्या स्वर्णिम युग है, क्या सतयुग लौटा है, क्या ईश्वर की कृपा हुई है। धन्य ये महापुरुष नरेंद्र मोदी जिसने 10 वर्ष में भारत का नक्शा बदल दिया। जो लोग भारत को गिनते नहीं थे, आज भारत के आगे सलाम करते हैं, आज भारत को सब कुछ मानते हैं, आज भारत की एक एक बात को गंभीरता से लेते हैं। आपने कभी युद्ध विराम होते हुए देखा? युद्ध में ग्रीन कॉरिडोर बनते देखा? रूस यूक्रेन युद्ध में हमारे 22,000 मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंस गए थे, मोदी ने कहा
युद्ध बंद करो, युद्ध विराम करो, मेरे नौजवान को खरोच नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं सीधा ऑपरेशन करके मेरे भारतीय नौजवान को सुरक्षित भारत लाऊंगा। उनके आगे बेबस रूस और यूक्रेन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। हमारे छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय जयकार करते हुए हवाई जहाज में चढ़कर पुनः भारत में आकर अपने माँ बाप के गले लगे। आज वो 22,000 माँ बाप नरेंद्र भाई मोदी को दुआ देते हैं, नरेंद्र भाई धन्य हो, तुम्हारे कारण हमारा बच्चा उस युद्ध की विभीषिका से भी बचकर सीना तान कर आज हमारे घर में आया है। हमने देखा है हमारा अभिनंदन जो गलती से पाकिस्तान चला गया, ससम्मान 72 घंटे में भारत लौटा है। इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के अनेक काम हुए हैं। आज हिंदुस्तान का आम गरीब किसान मजदूर ये महसूस करता है मोदी सरकार मेरी सरकार है, भाजपा मेरे सपनों के बारे में सोचती है। इस मोदी सरकार ने मेरे जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। ये काम और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं चुनाव के तुरंत बाद तेलंगाना गया, 13-14 दिन रहकर आया। दक्षिण भारत में जय श्री राम की गूंज और रामलला विराजमान की ताकत का एहसास किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जितने सांसद दक्षिण भारत से भाजपा के हैं उससे 2 गुने से ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत की अवाम जिताकर संसद में भेजने वाली है। पूरा देश मोदीमय है, पूरे देश में राष्ट्रवाद की पताका फैल रही है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है जो राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, हिंदुत्व को पुष्ट करता है, सनातन को पुष्ट करता है। आप सबका स्नेह प्रेम आशीर्वाद भाजपा को भविष्य में इसी प्रकार मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जीत और हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती, वो अपना विषय जनता के सामने रखती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। 4 तारीख को पता पड़ जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हमें हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके पसीने और उसके परिश्रम से पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा में भी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, राजस्थान में 25 सीटें आ रही हैं और केंद्र में 400 प्लस सीटें आकर नरेंद्र भाई मोदी जैसा दिव्य पुरुष तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा है। सर, सांसद बनने के बाद में क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? हम सब 2047 में विकसित भारत के सपने को लेकर इस चुनाव मैदान में हैं। 2047 में आज के 23 बरस बाद भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की क्या जनसंख्या होगी, बदलती हुई जीवन शैली में क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, उनका आकलन करके हम उसके अनुसार विकास का खाका खड़ा करेंगे। किस प्रकार से यहाँ रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, किस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है, शिक्षा और चिकित्सा के उच्च तकनीक के संस्थान कैसे स्थापित हो सकते हैं, आम जन को कैसे पर्याप्त बिजली मिल सकती है और किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार का सृजन होकर नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। इन सब विषयों पर हम पूरा विचार करके योजना बनाकर और 25 साल का खाका खींचकर उस पर विकास कार्य की ओर बढ़ेंगे। और मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ आने वाले 5 साल बेमिसाल होंगे और आने वाले 5 साल को केवल आज की नहीं आने वाली पीढ़ी भी याद करे, उसके लिए मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा।